अब इससे डोनाल्ड ट्रंप डर गए। क्यों डर गए? पहली दफे ऐसा इतिहास में हुआ होगा कि जो देश युद्ध में है वो उस देश की स्टॉक मार्केट सेलिब्रेट कर रही है। डॉलर की जो दादागिरी है, डॉलर का जो रुतबा है, डॉलर की जो सुपरमेसी है, और क्षमा करें डॉलर की जो गुंडागर्दी है। तो सोने का तो मित्र है अशांति, सोने का मित्र है अनिश्चितता। ये तो उनके मित्र हैं। तो ये मित्र तो आजकल पूरी बहार पर हैं, तो सोना क्यों नहीं चल रहा? दोनों साथ साथ दोनों तो हम विश्व युद्ध 3 पर होंगे, ये मैं कहने जा रहा हूं। फिर दोहराता हूं, मैं चाहूंगा मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि ये सिर्फ सर्वनाश सर्वनाश और सर्वनाश होगा। पश्चिम एशिया में तनाव लगातार बढ़ा हुआ है। अमेरिका और ईरान आमने सामने हैं। कच्चे तेल की कीमतें ऊपर हैं, रुपया दबाव में है। शेयर बाजार पिछले कई महीनों से बहुत कम रिटर्न दे रहा है। सोना भी कई नई दिशा की तरफ कहीं नहीं जा पा रहा, कोई नई दिशा नहीं पकड़ रहा। सवाल केवल लड़ाई का नहीं है, सवाल यह है कि क्या दुनिया एक नए आर्थिक मुहाने पर आकर खड़ी हो गई है? क्या महंगाई यहाँ से ऊपर जाएगी या यहाँ से नीचे जाएगी? क्या भारत की विकास दर पर असर पड़ेगा? क्या आम आदमी की जेब सबसे बड़ा दबाव अभी आना बाकी है? इन सभी सवालों पर बात करेंगे देश के जाने माने आर्थिक विश्लेषक शरद कोहली साहब से। आप देख रहे हैं टॉक इट आउट। नमस्कार, मेरा नाम है पवन कुमार। कोहली साहब, स्वागत है आपका। थैंक यू सो मच। हमें हिसाब से 1 महीना पहले लग रहा था कि लड़ाई गई, अब गई कि तब गई। MOU बन गए, जिनेवा से ये लोग वापस आ गए। एक नया दौर लड़ाई का घुसा जो ज़्यादा ख़तरनाक, ज़्यादा थिक, ज़्यादा शिद्दत से, ज़्यादा सीरियस लग रहा है। अभी चल रही है। 2 शाम के बाद लड़ाई लगती ठीक हो जाएगी, फिर लगता है अगले सुबह की नहीं, लड़ाई ज़्यादा चलेगी। ऐसे में आपके जैसे जो लोग जो निगाह रखे हुए हैं लड़ाई से लेकर स्टॉक मार्केट तक, कमोडिटी मार्केट तक, मेटल्स, शेयर्स और बाकी डेरिवेटिव्स पे, हम अभी ग्लोबल इकोनॉमिक आउटलुक की जब बात करते हैं तो शुरुआती दौर में हैं। बाज़ार इस बार ज़रूरत से ज़्यादा डरा हुआ है पहले से, या आपको लगता है नहीं मामूली बात है, ठीक हो जाएगा? देखिए, बाजार जो है अच्छी खबर को सेलिब्रेट करता है, ये सबको पता है। खराब खबर को भी बाजार जो है हजम कर जाता है, पर एक चीज़ हजम नहीं कर पाता बाजार, वो है अनिश्चितता, अनसर्टेनिटी। तो ये जो डोनाल्ड ट्रंप की वजह से एक अनिश्चितता खड़ी हो गई है, कभी हाँ कभी ना, कभी धूप कभी छाँव, अब रुक गई अब चल पड़ी, अब समझौता हो गया अब समझौता नहीं हुआ, अब तुम्हें मार देंगे, तुम्हारी सभ्यता खत्म कर देंगे, तुम्हारा अस्तित्व मिटवा देंगे, फिर नहीं हम बातचीत करेंगे, सब कुछ ठीक है, ईरानियन अच्छे लोग हैं, मेरे से बात करना चाहते हैं। तो ये जो कभी चित कभी पट, कभी हेड कभी टेल, ये जो सारा चल रहा है, बाजार इस चीज़ को लेके ज़्यादा वरीड है। बाजार को युद्ध भी हजम करना मंजूर है, पर बाजार को यह मंजूर नहीं कि युद्ध होगा या युद्ध नहीं होगा। और आप अगर पिछले 5 महीने देखें, 5 महीने से ज्यादा हो गया युद्ध चलते हुए, तो आप देखेंगे, शायद अगर आप इसको कागज पेन लेके नोट करें कि कितनी दफे डोनाल्ड ट्रंप ने करवट बदली, और अब होने लगा ऐसा लगा कि रुका। अब फिलहाल जब एक दर्जन तो मैं बोल सकता हूं अंदाजे से। हाँ, अंदाजे से आप बोल सकते हैं, शायद इससे ज्यादा निकले। जी। और आज अब हम बात कर रहे हैं, इस समय रुक गया है, और रुकने के कारण बड़े इंटरेस्टिंग है, यहाँ जानना जरूरी है। मैं जियो पॉलिटिक्स पे बहुत बोलता हूँ। कुछ लोग मेरे से कहते हैं भाई आप इकोनॉमिक्स फाइनेंस के रिसर्चर होते हुए, एनालिस्ट होते हुए, आप जियो पॉलिटिक्स पे कैसे बोलते हैं? तो मैंने उनको बताया कि जियो इकोनॉमिक्स को आप बिना जियो पॉलिटिक्स समझे आप समझ नहीं सकते, आप अलग नहीं कर सकते। ईरान ने धमकी दी अमेरिका को कि हम जो है तुम्हारे ठिकानों पर, पावर प्लांट्स पर मिडिल ईस्ट के हमला करेंगे, और जबरदस्त हमला करेंगे अब की बार। अब इससे डोनाल्ड ट्रंप डर गए। क्यों डर गए? क्योंकि जब उन्होंने पीछे जॉर्डन, बहरीन और कुवैत पर हमले किए, ईरान ने जो मिसाइल गिराई, उसकी जो एक्यूरेसी थी पवन, वो कमाल की थी। ठीक ऐसा लगा कि बिल्कुल चिड़िया की आंख पर जाके अटैक किया, जहां वो अटैक करना चाहते थे वहीं जाकर अटैक किया। अमेरिका हैरान रह गया कि ये इनके पास इतनी एक्यूरेसी कैसे आ गई, ऐसा प्रिसीजन कैसे आया, इतना कैसे आ गया। जब रिसर्च करी तो पता चला कि चाइना के सैटेलाइट्स इनकी मिसाइल्स को मदद कर रहे हैं। बड़ी चिंता वाली बात हो गई अमेरिका के लिए। अच्छा, उधर क्या हुआ आपने सुना होगा, यूक्रेन ने एक ईरानियन शिप पर हमला किया। उनको लगा कि ये कुछ
आर्म्स का आदान प्रदान हो रहा है रशिया और ईरान के बीच में। जी। तो इसका मतलब हुआ पवन के चाइना और रशिया का रोल जो था वो अब तक जो पर्दे के पीछे था, पर्दे है तो अभी भी पर्दे के पीछे, पर वो स्पष्ट हो गया, कहीं पर्दे के पीछे परछाई दिख गई, जैसे होता है ना रंगमंच पर परछाई दिख गई, भाई ये दोनों पीछे इनके हाथ लगाए खड़े। एक तो ये कारण था। दूसरा, बार बार जब जब लड़ाई शुरू होती है तो क्रूड ऑयल, अमेरिका दुनिया का सबसे बड़ा क्रूड ऑयल का उत्पादक है, हम सब जानते हैं, और कीमत का रिस्पेक्ट उसको भी करना पड़ता है। भले ही क्रूड ऑयल बाहर से ना ले रहा हो, पर जो कीमत होती है क्रूड ऑयल की, वो जो एक्सॉन शेवरॉन, इनके यहाँ दो बड़ी कंपनीज हैं, उन्होंने दोनों ने हाल में वार्निंग दी कि साहब ये जो है मामला यहाँ से कीमतों का रिस्पेक्ट हमें भी करना पड़ेगा, कीमतें यहाँ से बढ़ी रह सकती है। और हुआ क्या कि अमेरिका में जो गाड़ी में गैस भरवाते हैं, हम लोग पेट्रोल डीजल बोलते हैं, लोग गैस बोलते हैं, हम लोग लीटर में नापते हैं, ये गैलन में नापते हैं। फिर एक बार $4 प्रति गैलन पहुंच गया, और इन्होंने पीछे धमकी दी थी जब कम हुए थे दाम बीच में क्रूड ऑयल के, कि आप $2.5 तक ले आइए इसको, क्योंकि अब लड़ाई रुक गई है। पर ये फिर $4 पहुंच गया। अब इनको ये खतरा शुरू हो गया कि भाई ये तो महंगाई देश में बढ़े जा रही है, नवंबर में इलेक्शन में जाना है, मिड टर्म पोल है, सेनेट में बहुत सारे मेंबर्स की मेंबरशिप एक्सपायर हो रही है, हाउस ऑफ रिप्रेजेंटेटिव्स तो पूरा ही 2 साल बाद आपको पता होगा इलेक्ट होता है, दोनों को मिला के कांग्रेस बोला जाता है, पार्लियामेंट को कांग्रेस बोलते हैं, हमारे वाली कांग्रेस नहीं, उनकी कांग्रेस पार्लियामेंट होती है। तो कुल मिला के इनको ये लगने लग गया कि ये तो मामला जो है रिपब्लिकन मेजॉरिटी, अच्छा पीछे 1-2 वोट हुए, एक वोट हुआ, इन्होंने $73 बिलियन मांगे कांग्रेस से कि भाई हमें दीजिए, मुझे लड़ाई और लड़नी है। 216 बाई 214 से मार्जिनली ये वोट जीते, और होना चाहिए था 210 और 220, पर कुछ 4 रिपब्लिकन्स ने क्रॉस वोटिंग करके उधर को वोट दे दिया। इधर वोट हुआ लड़ाई चलनी चाहिए कि नहीं चलनी चाहिए, वो वोट ये जीते, वोट वो हार गए बल्कि। तो इनको ये लगने लगा कि रिपब्लिकन्स जो हैं यार ये मेरे खिलाफ होते जा रहे हैं धीरे धीरे, अमेरिकी जनता मेरे खिलाफ है, रिपब्लिकन, तो इनको जो अपनी अप्रूवल रेटिंग लगातार गिर रही है उसकी चिंता हुई। तो ये कहीं इनके बैक ऑफ द माइंड है कि भाई ये लड़ाई जो है ये अब मैं फंस गया हूँ इसमें आके। हालांकि इसका एक दूसरा पहलू भी है जो मुझे लगता है डायलॉगस के सभी लोगों को जानना जरूरी है, और वो ज़रूरी ये है कि एक इनकी पोस्ट से मार्केट जो है ऊपर और नीचे जा रही है, तो पैसा भी कमा रहे होंगे। तो पैसा, अब मुझे तो देखिए जब अमेरिका लड़ाई लड़ रहा है उस समय मार्केट डाउ जोन्स, S&P, नैस्डैक, जो 3 मुख्य इंडाइसेस हैं वॉल स्ट्रीट में, वो बम बम कर रही हैं। पहली दफे, आप इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, पहली दफे ऐसा हिस्ट्री इतिहास में हुआ होगा कि जो देश युद्ध में है वो उस देश की स्टॉक मार्केट सेलिब्रेट कर रही है। ये कभी ऐसा, और उस देश का राष्ट्रपति ऐसे स्टेटमेंट दे रहा है जिससे मार्केट मूव कर रहा है ऊपर नीचे, और एक वो कमाई का जरिया है। उन्होंने कितनी कमाई की वो एक अलग विषय है। $8 बिलियन हो गई उनकी नेटवर्थ। चलिए, एप्ट बात कही आपने। हम ये जानना चाहते हैं कोहली साहब कि अभी जब लड़ाई उस मुहाने पे है जहाँ पे कल ईरान ने कहा है कि साहब हम हॉर्मोज पे जो अरेंजमेंट कर रहे हैं पैसा वसूली करने का, उस पर हम दोनों मिलकर काम कर रहे हैं कि उसका खाका कैसा होगा, उसका ब्लूप्रिंट कैसा होगा। अमेरिका का रवैया और ईरान और ओमान के, मुझे तो कई बार लगता है कि ओमान और ईरान मिले हुए तो नहीं हैं कहीं, मैं गलत भी हो सकता हूँ, ये कैसे देखते हैं, कैसे पैन आउट करेगा जियो इकोनॉमिक्स, इंटरनेशनल ट्रेड, ऑयल एंड अदर डेरिवेटिव्स आई वुड से? मुझे नहीं लगता ये आगे चल पाएगा, कि इसलिए नहीं चल पाएगा कि ईरान में ना खेमे बन गए हैं। IRGC कुछ और सोचता है जी, उनके जो राष्ट्रपति पेजेश्कियां और अब्बास अराक्ची वो किसी और तरीके से सोचते हैं, और जो उनके गालिबाफ है जो उनके पहले स्पीकर थे, तो ईरान में ऐसा लग रहा है कि IRGC अब किसी के कंट्रोल में नहीं है। वहां पर करीब 30-32 अलग अलग रेजिमेंट टाइप्स हैं, जैसे हमारे यहाँ रेजिमेंट होती है, और उन सबको फ्रीडम है, वो जो मर्जी कर सकते हैं। तो जैसे ही आपने देखा होगा शांति होती है, ईरान क्या करता है, एक मिसाइल उठा के किसी टैंकर पर या जॉर्डन पर, बहरीन पर, कुवैत पर वहां दाग देता है। उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप, ये बड़ा कंसिस्टेंटली चल रहा है, उसकी वजह से डोनाल्ड ट्रंप फिर भड़क जाते हैं, उनको पलटवार करना पड़ता है, बिकॉज ये तो एक जवाबी कार्रवाई नहीं करेगा तो अमेरिका डरपोक कहलाएगा। तो इस वजह से मुझे लग रहा है ये मामला यहाँ रुकता हुआ जल्द नहीं नजर आ रहा है, पहली बात। अब आपने कहा टोल वोल कलेक्ट करने की बात, तो क्या टोल के लिए अमेरिका मानेगा? पहली बात। ओमान और ईरान मिलकर अगर टोल कलेक्ट करेंगे तो क्या इससे दुनिया इसको स्वीकार करेगी? क्या वो रूट उतना एक्टिव बना रहेगा? क्योंकि टोल अगर आप 19 करोड़ रुपए, $2 मिलियन अगर टोल लगा रहे हैं आप एक जहाज के ऊपर, तो उसकी वायबिलिटी फिर कम हो जाती है, मतलब वहाँ कीमत इतनी बढ़ जाती है। इधर पता लगा यहाँ कीमत घटी और टोल की वजह से बढ़ गई। तो मुझे जो है अभी बहुत नियर फ्यूचर में पवन, मुझे ये अनिश्चितता कहीं समाप्त होती हुई नहीं नजर आ रही है। ये अभी शांत हो गया है, मैं उम्मीद करता हूँ शांत रहे, मैं कोई लड़ाई के फेवर में नहीं हूँ व्यक्तिगत तौर पर,
पर जो रवैया है, डोनाल्ड ट्रंप ने जो परिस्थिति पूरी की पूरी खड़ी कर दी है इस समय, मुझे लगता है वो पॉइंट ऑफ नो रिटर्न पे पहुंच गई है। और मैं एक बड़ी बात बोल दूं, मुझे लगता है हम विश्व युद्ध 3, वर्ल्ड वॉर 3 के पटल पर हम खड़े हो गए हैं आके। आप रशिया यूक्रेन देख लीजिए, पहले से ज्यादा घमासान हो यू आर रीडिंग टू मच इनटू इट? नो, आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट, और मैं इसको प्रूव कर सकता हूँ। रशिया यूक्रेन घमासान हो सकता है, अब कीव पर हमले लगातार हो रहे हैं, और अब तो यूक्रेन पलट करके नेटो द्वारा लिए गए जो हथियार हैं, उनके लंबी दूरी की जो मिसाइल्स हैं, वो रशिया के अंदर जाके मार रहा है। करीब 23-24 रिफाइनरीज पर डैमेज कर चुका है। अच्छा, और आ जाते हैं अफगानिस्तान, पाकिस्तान समय समय पर भड़कता रहता है। पीओके में हम जानते हैं क्या हो रहा है। इधर आ जाइए, चाइना और जापान में टेंशन है, चाइना और साउथ चाइना सी में टेंशन है, फिलीपींस से लगातार चाइना पंगे लेता रहता है। मैं बिल्कुल, ताइवान है, चाइना ताइवान तो चल ही रहा है, उसका तो काफी अच्छा। जो सबसे बड़ा जो मोर्चा खड़ा हो रहा है, जिसकी वजह से आई कैन से आई एम नॉट रीडिंग टू मच इनटू इट, नेटो और रशिया, पोलैंड के बॉर्डर पर अभी एक मिसाइल ड्रोन आके गिरा है 2 दिन पहले। यस। तो मर्स जो जर्मनी के चांसलर हैं, उन्होंने बोल दिया कि ये हम नेटो पर हमला मानते हैं, और नेटो का रूल यह है कि एक नेटो के देश पर हमला मतलब पूरे नेटो पर हमला है। तो आप जानते हैं नेटो का जो बेसिक एग्रीमेंट है। तो मुझे लग रहा है, एक अगर आप वर्ल्ड वॉर 1, आप तो इतने सीनियर जर्नलिस्ट हैं, वर्ल्ड वॉर 1 और वर्ल्ड वॉर 2 की अगर आप हिस्ट्री उठा के पढ़ें, तो हमने बहुत गहन इसका अध्ययन किया। जी जी। कुछ ऐसे ही हालात बनने शुरू हुए थे। इसी तरीके से एक जब गैस जलती है ना रसोई में, उसको हम सिमर कहते हैं। आप धीरे धीमी धीमी जला देते हैं, कोई चीज़ को धीमी पकानी हो तो वो सिमरिंग शुरू हो गई है। ऐसा लग रहा है कि अग्नि नीचे जल पड़ी है, और वर्ल्ड वॉर 3 का जो भूमिका है वो तैयार हो रही है। मुझे ऐसा लगता है ना, आई विल से आई एम नॉट रीडिंग, और मैं चाहूंगा कि मैं जो बोलने जा रहा हूँ वो गलत हो जाए। मैं ये चाहूंगा अब जो मैं बोलने जा रहा हूँ वो गलत हो जाए। आपको कम ऐसे एक्सपर्ट्स मिलेंगे जो कहेंगे, मैं बोलूंगा भी और चाहूंगा कि गलत हो जाए। बाय 2030 वी वुड बी इन वर्ल्ड वॉर 3, इधर बाय 2030 और बिफोर दैट ऑल्सो। ये मैं 2030 आपको आउटर लिमिट दे रहा हूँ। हम विश्व युद्ध 3 पर होंगे, ये मैं कहने जा रहा हूँ। फिर दोहराता हूँ, मैं चाहूंगा मैं गलत हो जाऊं, क्योंकि ये सिर्फ सर्वनाश सर्वनाश और सर्वनाश होगा। तो हम कहाँ होंगे उसमें? हम देखिए, भारत अपना तटस्थ रवैया रखता है। आपको पता है, हमारा ईरान भी दोस्त है, हमारा अमेरिका भी दोस्त है, हमारा रशिया भी दोस्त है, यूक्रेन से भी बुरा नहीं है हमारा। अच्छा नहीं है तो बुरा भी नहीं है। शुरू के समय में तो इस वर्ल्ड वॉर में पवन भारत इन्वॉल्व नहीं होगा, पर अंततः भारत को इसमें अपने आप को झोंकना ही पड़ेगा, क्योंकि यू कैन नॉट स्टे अवे फ्रॉम दैट सिचुएशन। और मुझे लगा क्योंकि हमारी जो नेबरहुड है, बांग्लादेश, पाकिस्तान, चाइना, हमारी कोई बहुत अच्छे पड़ोसी नहीं मिले हैं हमको। तो इसको देखते हुए मुझे लगता है भारत भी ज़्यादा दिन तक अपने आप को रोक नहीं पाएगा। बट भारत उसकी स्टेज 2 में भारत को झोंकना पड़ेगा। रुपया संभल रहा है। अभी जो 2 महीना पहले हालात थे कि FII पैसा निकाल रहा था, उसमें थोड़ी स्टेबिलिटी दिख रही है। इसको कैसे डिपिक्ट करते हैं आप? देखिए, FIIs का जुलाई का हम आंकड़ा ले 20,000 करोड़ के करीब आसपास उन्होंने डाला है मार्केट में। ये इससे पहले फरवरी में ऐसा हुआ था कि उन्होंने डाला था। उसके बाद मार्च, अप्रैल, मई, जून 4 महीने लगातार जबरदस्त, मार्च में तो 1 लाख करोड़ से ऊपर गई थी, जबरदस्त तरीके से निकाला है। ये जो मुझे लगता है, जो FIIs हैं, पहली बात तो ये किसी के सगे नहीं है, ये मुनाफे के सगे हैं। इनको जब वियतनाम अच्छा दिखता है, सिंगापुर अच्छा दिखता है, इनको कभी कोरिया का मार्केट अच्छा दिखता, कभी इनको जापान अच्छा दिखता है। जहां जहां वैल्यूएशन अट्रैक्टिव होती है, ये ना चलता हुआ पैसा है, घूमता हुआ पैसा है। और पीछे जब क्रूड ऑयल के दाम थोड़े से कम हुए तो इनको ऐसा लगने लगा, मेरी कुछ FII से बात हुई, कुछ सिंगापुर में है, कुछ US में है, कुछ हांगकांग में भी है। इन्होंने इस बात को स्वीकार किया कि जब जब कच्चा तेल बढ़ता है तो हम भारतीय अर्थव्यवस्था को बहुत वल्नरेबल मानते हैं। हमें लगता है कि कच्चा तेल भारतीय अर्थव्यवस्था का बढ़ा हुआ होना भारतीय अर्थव्यवस्था और कॉर्पोरेट वर्ल्ड के लिए इनपुट कॉस्ट बढ़ाता है, मार्जिन्स पे प्रेशर डालता है। और अगर मार्जिन्स पे प्रेशर डालेगा तो फिर शेयर मार्केट में फंडामेंटल्स का असर पड़ता है। अगर प्रॉफिट्स नहीं बनाएंगी कंपनीज, कम बनाएंगी, तो नेचुरल बात है, अर्निंग खराब होंगी, बुक वैल्यू बिगड़ेगी, पी रेशियो बिगड़ेगी, वगैरह वगैरह। तो फिर ये कहते हैं हम निकाल के, ये पैसा चलता है, कहते हैं हमारे पास कोई रोक टोक तो है नहीं, आज यहाँ तो कल वहाँ। तो ये कोई इसको परमानेंट ट्रेंड पवन नहीं मानना चाहिए। अब देखिए ना, जून में लग रहा था कि सब लुट गया। मुझे पता है विपक्ष की तरफ से मैं कितनी डिबेट्स में बैठता था, ये भारतीय क्यों पैसा निकाल रहे हैं यहाँ से, अगर भारत की अर्थव्यवस्था ठीक चल रही है तो क्यों पैसा निकाल रहे हैं। लगातार मुझे ये मेरे से सवाल किया जाता था। That is not the only parameter. हाँ, but they used to take it as the only parameter. So because they were taking as the only parameter, तो मुझे याद है जून में मेरे, आप वीडियोस पिछले मेरे हैंडल्स पर होंगे, मैं एक शो में था आपके साथ। हाँ, आप निकाल के देखेंगे। तो मैंने कहा था, एक वो मूवी आई थी, शायद नाम था करण अर्जुन, तो राखी का
एक डायलॉग था, तो मैंने उस टाइम टीवी पे एक डायलॉग बोला था, उन्होंने बोलते थे आएंगे मेरे करण अर्जुन आएंगे, तो मैं FIIs और FPIs को, एक को मैंने करण कहा, एक को मैंने अर्जुन कहा, और देखिए अब जुलाई में आ गए। जी जी। तो आई थिंक दीज पीपल आर वेरी प्रॉफिट मोटिवेटेड। इनको जहां 4 पैसा मिलेगा, और उनको हक है भाई, किसी का पैसा है जहाँ 4 पैसे ज़्यादा कमाई होगी वहाँ जाएंगे, तो आई थिंक इतनी चिंता की बात नहीं। हाँ ठीक है, आप समझ गए। आने वाले महीनों में आपको डॉलर के मुकाबले रुपया कहाँ दिखाई दे रहा है? रुपए के लिए रास्ता टफ है, क्योंकि रुपए, डॉलर का जो दबदबा है, डॉलर की जो दादागिरी है, डॉलर का जो रुतबा है, डॉलर की जो सुपरमेसी है, और क्षमा करें डॉलर की जो गुंडागर्दी है। गुंडागर्दी इसलिए है कि डॉलर को अमेरिका वेपनाइज कर रहा है देशों के ऊपर प्रेशर बनाने के लिए। आज अगर खाड़ी में समस्या है, उसकी जड़ में डॉलर है। पेट्रो डॉलर जब से GCC के साथ ये एग्रीमेंट हुआ, उसकी जड़ में डॉलर है, आप इस बात को अच्छे से जानते हैं। और दुनिया का दिवालिया लिखते, कितने देशों का आपने दिवालिया निकलते हुए देखा? श्रीलंका का कुछ साल पहले की बात कर रहा हूँ, डॉलर की वजह से। भारत का 1990-91 में जब सोना जाके गिरवी रखना पड़ा था, क्यों? क्योंकि हमारे पास डॉलर खत्म हो गए थे। तो मुझे लग रहा है रुपया, भारत में जो कारण है ना रुपये को कमजोर करने के, उनकी बहुत लंबी लिस्ट है। इंपोर्ट ड्रिवन हम इकोनॉमी है, हमारा इंपोर्ट ज़्यादा होता है एक्सपोर्ट से, तो आप मानते ही हैं। और उसके बाद एक्सपोर्ट हमारा स्थिर है, बढ़ रहा है, पर बहुत ज़्यादा तेज़ रफ्तार से नहीं बढ़ रहा है। दूसरा, जो ये हमारी मनी ऑर्डर इकोनॉमी है ना, $140 बिलियन, $30-40 बिलियन हमारे जो भारतीय सेटल्ड है, रेमिटेंस आता है, उसमें भी ये खाड़ी की वजह से, उसमें से 1 करोड़ लोग तो मिडिल ईस्ट में रहते हैं। किसी की नौकरी चली गई है, कोई घर बैठा है, कोई वापस इंडिया आ गया है, तो उससे रुपए पर प्रेशर मुझे लग रहा है बना रहेगा। RBI को समय समय पर इंटरवीन करते रहना पड़ेगा, यानी RBI को अपना जो विदेशी मुद्रा भंडार है, फॉरेक्स रिजर्व, उसमें से खर्च करता रहना पड़ेगा अगर इसको स्टेबल रखना है, वरना रुपए पे प्रेशर बना रहेगा। बीच बीच में, अभी आज जब हम बात कर रहे हैं, आपकी इजाज़त हो तो तारीख बता सकता हूँ इसमें। आज 3 अगस्त का दिन है, लगभग दोपहर का वक्त है। इस समय बात करें तो 95 रुपए के आसपास आ गया है, एक अच्छी मूवमेंट दिखाई, कहाँ 97 पहुँच रहे थे। तो बीच बीच में मजबूत होगा। जब तक पवन डॉलर कमजोर होना नहीं शुरू होगा, तब तक रुपया प्रेशर में रहेगा। अब देखिए, इसमें एक इंटरेस्टिंग बात एक लाइन में बोल दूं कि रुपए का कमजोर, क्योंकि मैं हार्डकोर फाइनेंस और इकोनॉमिक्स की जगत से आता हूं, रुपए के कमजोर होने में और डॉलर के मजबूत होने में, दोनों बातों में फर्क है। यूं तो लोग कहते हैं, अरे ये भी कोई बात नहीं, ट्रोल करते हैं, वो कहते हैं तराजू के पलड़े हैं, तो अरे भाई एक नीचे जाएगा तो एक ऊपर आएगा, ये आप क्या बात करें। पर दोनों अलग अलग चीजें। डॉलर मजबूत हो रहा है, रुपया कमजोर नहीं हो रहा, पर क्योंकि मैथमेटिकली रुपया कमजोर होता दिखता है तो हमें स्वीकार करना पड़ता है। तो मुझे लग रहा है रुपये पे प्रेशर बना रहेगा। अच्छा, बात बताइए, मार्च से अब तक शेयर बाजार में घबराहट के बावजूद मार्केट लगभग फ्लैट रहा, मतलब कोई बहुत जोर की आहट कभी नहीं सुनाई दी, कुछ दिनों को छोड़ के, कुछ हफ्ते को छोड़ के, कि बाज़ार किसी बड़े संकट से जूझने की तैयारी कर रहा है, या आप देखते हैं कि नहीं, क्योंकि अनसर्टेनिटी है जिसकी चर्चा आप कर चुके हैं, तो मार्केट अभी फ़िलहाल इसी स्वरूप में रहेगा? मार्केट के लिए मुझे लगता है ये जो जियोपॉलिटिकल टेंशन्स है, ये मार्केट के लिए अच्छी नहीं है। क्योंकि ये हो नहीं सकता पवन कि मिसाइल्स चलती रहें। हम अमेरिका की मार्केट नहीं है जहां पर वॉल स्ट्रीट पे लॉबी उसको पंप कर रही है। नेचुरल कोर्स में अगर आप मार्केट को छोड़ दें तो इसलिए मिसाइल्स चले और मार्केट बम करे, ये नहीं हो सकता है। तो मार्केट के लिए मुझे थोड़ी बहुत कठिन है डगर पनगट की, ये कहूंगा मैं। बीच बीच में उछाल आएंगे, ऐसा नहीं है कि उछाल नहीं आएंगे। बीच बीच में आपको ऑल टाइम हाई हमारा 26,377 के आसपास है, मैं निफ्टी की बात कर रहा हूँ, आपको वो छूता हुआ दिखाई देगा। पर मार्केट में एक अच्छी बात क्या हुई है कि जैसा ये विदेशी बॉयज ने पैसा निकाला, हमारे देसी बॉयज ने पैसा डाला। DIIs का जो आम रिटेल निवेशक का म्यूचुअल फंड और SIPs का पैसा है, वो लगातार, हमने एक आंकड़ा निकाला बड़ा इंटरेस्टिंग कि अगर DIIs ना होते, यानी देसी बॉयज में उनको बोलता हूं, जो ये डोमेस्टिक DII, अगर ये ना होते और खाली ये जो बिकवाली, ये जो करोल बाग और रजौरी गार्डन की सेल लगाई विदेशी संस्थागत निवेशकों ने, बेहिसाब सेल लगाई, आज हम 12,500 पर होते निफ्टी के। हमने एक कैलकुलेशन करी, 12,500, आज अभी हम इस समय बात कर रहे हैं 24,500 के आसपास है। हम 12,500, यहाँ से लगभग आधे होते। तो मुझे लग रहा है कि विदेशी पैसे को रिप्लेस कर रहा है भारतीय निवेशकों का पैसा। ये एक मैच्योरिंग मार्केट की निशानी है। और मैं इसको अगर मोदी जी का टर्म लूँ तो आत्मनिर्भर भारतीय मार्केट ऐसा लगता है हो रही है, मैच्योर हो रही है। पर मार्केट की आगे की राह शायद आपको उतनी ज़्यादा सुलभ ना दिखे जितनी आपने 2020 के बाद देखी। असल में हुआ क्या कि 2020 के बाद पवन, जो निवेशक आए ना,
उन्होंने कभी मार्केट करेक्शन ही नहीं देखी थी। आप देखिए 21, 22, 23, 24 सितंबर तक मार्केट एक ही दिशा में गई है। 7,500 निफ्टी थी कोविड में और आज हम 24,500। तो अगर आप बहुत लॉन्ग टर्म व्यू लेते हैं फिर तो मार्केट ठीक ठाक है। पर क्या है कि लोग आजकल ना, मनमोहन सिंह जी ने कहा था पार्लियामेंट में, इन द लॉन्ग टर्म वी आर ऑल डेड। बहुत लॉन्ग टर्म की बात। तो और जो आजकल का युवा है जो मार्केट से जुड़ा है खासकर, वो बहुत लॉन्ग टर्म सोचता नहीं है। उसको तो भाई आप एक ज़्यादा 6 महीने, साल, 2 साल की बात करो, तो इस 6 महीने, साल, 2 साल में मार्केट मुझे बहुत टफ नजर आ रही है। पर बहुत लॉन्ग टर्म आप चले जाएं तो मार्केट पैसा बना के देती है। हमारे पास विकास दर का चैलेंज है, हमारे पास युद्ध के लंबा खींचने का डर है, सरकने का डर है, हमारे पास सेल्स खराब होने का डर है। हम अभी पहला क्वार्टर पार कर गया कोहली साहब, दूसरे क्वार्टर में घुसे हुए हैं और दूसरा क्वार्टर भी अभी खत्म हो जाएगा, अभी से लेके 70-75 दिन बाद, नहीं 30 और 25 कुछ जोड़ दीजिए जी, सितंबर में। दूसरा क्वार्टर भी खराब लगभग हो ही चुका है क्योंकि लड़ाई भी ख़त्म नहीं हुई है जी। आपको नहीं पता कब होगी। ऐसे में जो विकास दर हम लोग देख रहे थे वो हासिल होगा और महंगाई दर जो भी 4.40 के आसपास है, 4.38 के आसपास जी, और डबल डिजिट के आसपास पहुंच गया है थोक महंगाई दर जी। इसका क्या डैमेज देखते हैं आप मार्केट में, एम्प्लॉयमेंट में और प्रोडक्टिविटी में? देखिए फर्क तो पड़ेगा। अगर आप एक सिंगल आंकड़ा लेके चलें तो जीडीपी की बात करते हैं हम 6.5-7 के बीच में। और अब तो आरबीआई ने खुद भी स्वीकार किया है, बुधवार को पॉलिसी भी आ जाएगी, एमपीसी की मीटिंग आज शुरू हो चुकी है। और मुझे लग रहा है ये क्रूड ऑयल लड़ाई और सप्लाई चेन डिसरप्शंस और उस ऊपर से सोने पे सुहागा हो जाएगा, क्षमा करें मैं ये शब्द इस्तेमाल कर रहा हूँ, अगर मॉनसून ने कहीं अगस्त सितंबर में करवट बदल ली। और अभी तक तो ठीक ठाक सा ही है। नहीं, उम्मीद नहीं थी पर हाँ, पर ठीक ठाक, ईश्वर कृपा कहें तो। हाँ, तो ठीक ठाक रहा। मैं इसीलिए मैं ये मेट डिपार्टमेंट वगैरह को ना मैं ज़्यादा विश्वास नहीं करता। मैं अभी भी वो किसान आकाश देख के कहता है ना भाई बारिश हो जाएगी शाम तक, उस पर ज़्यादा यकीन रखता हूँ। क्षमा मांगते हुए कह रहा हूँ। हाँ, पर काफी सुधर गया। हाँ, मतलब इसकी भी हाँ, उम्मीद नहीं थी। तो अगर अगस्त सितंबर देखते हैं, अगर मानसून यहाँ से बिगड़ा तो ये 3-4 चैलेंजेस इस समय खड़े हुए हैं हमारे आगे। अब ये चैलेंजेस, क्रूड ऑयल बहुत बड़ा चैलेंज है, 88% हम बाहर से लेते हैं। तो मुझे लग रहा है क्रूड ऑयल के दाम हमें 70-75 के बीच में चाहिए अगर हमें ग्रोथ की रफ्तार अपनी देखनी है तो। नंबर 1। नंबर 2, हमें जो बाकी के चैलेंजेस हैं हमारे यहाँ, जो सब एक्सपोर्ट इंपोर्ट का डेटा है, मैन्युफैक्चरिंग है। मैन्युफैक्चरिंग मुझे लग रहा है कि पवन यहाँ पर उस रफ्तार से पिक नहीं कर पा रही है जो मेक इन इंडिया के दौरान 2015 में सपना देखा था। वो शेर अभी पूरा दहाड़ नहीं रहा, क्योंकि मैं एक स्टार्टअप मेंटोर भी हूँ। करीब 200 स्टार्टअप्स मैं मेंटोर करता हूँ, उसमें से ज़्यादातर सिलिकॉन वैली में है, कुछ यहाँ गुड़गांव और बेंगलोर में भी है। मुझे मैन्युफैक्चरिंग में स्टार्टअप्स आते नहीं दिख रहे हैं। तो आपने एम्प्लॉयमेंट की बात करी, सबसे ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट अगर कोई सेक्टर यहाँ जनरेट कर सकता है वो मैन्युफैक्चरिंग है। और उसमें मुझे आज युवा कोई फैक्ट्री लगाता नहीं दिख रहा है। युवा ऐप तो बना लेते हैं, कोई मेड्स को इकट्ठा कर लेता है, कोई खाने को इकट्ठा कर लेता है, कोई कैब्स को इकट्ठा कर लेता है, कोई पार्किंग की अरेंजमेंट कर देता है। पर मुझे लग रहा है वो एक कमरे की फैक्ट्री जिससे हमारे इंडस्ट्रीज ने शुरुआत की थी 1950 में, 60 में, वो मुझे कोई करता हुआ नहीं दिख रहा है। और भारत का भविष्य 140-45 करोड़ की पॉपुलेशन में अगर आज 3-4 करोड़ युवा साल में नौकरी के लिए ढूंढते हैं पवन, तो उनके लिए आपके पास नौकरी के लिए हमें मैन्युफैक्चरिंग की तरफ ही देखना पड़ेगा, और वो नहीं आ रही है। वो मेरे लिए अर्थशास्त्री होने के नाते थोड़ी चिंता का विषय है। और इसका हल है पवन, इसका ऐसा नहीं कि इसका हल नहीं है, पर मुझे लगता है कि सरकार में पॉलिसी मेकर्स को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए। हल सीधा सीधा है, बहुत आसान है, जो चाइना ने किया। आप लोगों को हैंड होल्डिंग कर दीजिए। युवा को वैल्यूएशंस की चिंता है, स्टार्टअप वालों को, युवा को मुनाफे की चिंता नहीं है। वही युवा अगर मैन्युफैक्चरिंग, एक कमरे की अगर फैक्ट्री, और मेरे से किसी ने पूछा पवन कि भाई किस चीज़ की फैक्ट्री लगाएं, तो मैंने कहा आप चाइना से जो इंपोर्ट करते हैं ना उसकी लिस्ट निकाल लीजिए, कोई एक आइटम पकड़ के बैठ जाइए, उसको बनाना शुरू कर दीजिए। और सरकार अगर हैंड होल्डिंग करे, उसको पूरी तरह से मदद करे, मुझे लग रहा है वो एक कमरे की फैक्ट्री कई हजार करोड़ की इंडस्ट्री बन सकती है। ऐसे ही आप अगर इंडस्ट्रीज की स्टोरीज पढ़ें, मैंने बहुत सारे इंडस्ट्रीज की पढ़ी है जो आज कई हजार करोड़ के मालिक हैं, ऐसे ही शुरुआत हुई थी, वो मुझे कहीं मिसिंग दिख रही। इस युवा में मैन्युफैक्चरिंग से डिस्कनेक्ट मुझे नजर आ रहा है। आप अभी हाल फिलहाल में वित्त मंत्री से मिले, निर्मला सीतारमण से? मुझे कुछ 2 महीने पहले मिलने का मौका मिला। क्या सुझाव दिया आपने उनको? मैं किसी डेलीगेशन को साथ लेके गया था, बोलने वाला उसमें मुख्य मैं ही था। वो कोई गुजरात की कोई इंडस्ट्री एसोसिएशन थी जिसको मैं साथ लेके गया था। और सुझाव के रूप में मैंने तो एक ही बात बोलता हूँ पवन, वो मैं ये बोलता हूँ कि आपको
अगर मैन्युफैक्चरिंग को बढ़ावा देना है तो आपको कुछ ये पीएलआई ठीक है, अच्छा है पीएलआई वीएलआई, पर इससे कुछ आगे बढ़ के आपको करना पड़ेगा। आपको चाइना का मॉडल अपनाना पड़ेगा। और चाइना में मुझे कई दफ़े जाने का मौका मिला, शंघाई है, बीजिंग है, ग्वांगझाओ है, गुआंगडोंग, बहुत जगह मैं चाइना में गया। वो अलग दुनिया है। वहाँ पर जो सरकार, वहाँ पर ठीक है कम्युनिस्ट गवर्नमेंट है, वो एक अलग मॉडल ऑफ गवर्नमेंट है, पर वहाँ पर वो जो करते हैं मैन्युफैक्चरिंग के लिए, कुछ वैसा ही हमें करना पड़ेगा। आपको लोगों को घर से पकड़ पकड़ के कि लो भाई काम करो, हम आपके साथ हैं, तुम्हें जो चाहिए हम देंगे, ये वहां पर वो करते हैं। मैंने एक लाइन में बता दिया, बाकी डिटेल में जाए तो लंबा डिस्कशन। आपने मेरे मन की बात करी कोहली साहब, अब दुखती रग को छेड़ा आपने। चाइना जिसकी चर्चा आपने की, चाइना आप कई बार गए होंगे, 2-3 बार मुझे भी जाने का मौका मिला। तो एक जो इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल जर्नलिस्ट उस नज़रिए से देखता है उस दुनिया को, उस नज़रिए से देखने पर लगता है हम वो चाइना तक पहुंचने में हमारी क्या यात्रा है, फासला क्या है, कितना टाइम लगेगा? लंबी है। इसलिए लंबी है कि एक तो हमारा मॉडल ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट है। यहाँ डेमोक्रेसी है। आप देखिए ना, अगर मैं केंद्र सरकार की बात करूँ तो केंद्र सरकार में एक मंत्रिमंडल है, फिर राज्य सरकारें उनके मंत्रिमंडल है, उन हर मंत्रिमंडल के विधायक हैं, सांसद हैं, हर एक के अपने अपने रिश्तेदार हैं। ठीक है। आप जितने विधायक हैं उनके सबके 10-10 रिश्तेदार होंगे। तो मुझे लगता है कि केंद्र से इस देश को पूरी तरह से कंट्रोल करना, ठीक है आज 23-24 राज्यों में भाजपा की सरकार है, पर फिर भी आपको कहीं ना कहीं कुछ न कुछ होता हुआ दिखता है। बड़े बड़े शहरों में कहते हैं छोटी छोटी बातें होती रहती हैं। तो मुझे लग रहा है उनका एक तो सिस्टम ऑफ गवर्नेंस डिफरेंट है। पहला, वो जो उनका सीसीपी जो उनका मॉडल है वो पूरे देश पर गिरफ्त है। आप जाके दिखाइए, वहाँ किसी का इंटरव्यू लेके दिखा दीजिए। आप तो जर्नलिस्ट है, कौन सा मीडिया मुझे बताइए भारत का वहाँ जा सकता है? ना वहाँ गूगल है, वीजा देने में दिक्कत करते हैं पहले, ना वहाँ गूगल है, ना वहाँ अमेजॉन है, ना वहाँ मेटा है। आप मुझे बताइए। और फिर भी उनको कोई कमी नहीं है, उनका सारा कुछ सिस्टम सुदृढ़ चल रहा है। वो अपने आप में एक दुनिया है। तो एक तो ये फर्क है कि उनको टेक्नोलॉजी के मामले में उनको अमेरिका के बिग टेक पर, जिस पर आज आपको और हमें लोग सुन रहे हैं, उनको इस टेक्नोलॉजी की जरूरत नहीं है। उनकी अपनी सब कुछ उनका अपना है। ये दूसरा फर्क है। तीसरा फर्क जो सरकार ने मैन्युफैक्चरिंग के लिए वहाँ किया, मैंने बड़े बड़े इंडस्ट्रियल हब्स पे वहाँ जाके देखा है। आप सोच भी नहीं सकते कि किस प्रकार सरकार ने, अगर 100 रुपए की चीज़ थी, चाइना ने कैसे कैप्चर किया। 100 रुपये मेरी लागत आ रही थी, चाइना ने कहा आप 70 में बेचो, 30 रुपये मैं दूंगा तुम्हें। सरकार ने 30 रुपये दिए, वो 70 रुपये में बेचनी शुरू कर दी। यूरोप में फैक्ट्रीज खत्म कर दी, जहां जहां वो गए फैक्ट्री, क्योंकि आप उस लागत पे बना ही नहीं सकते थे। लोग हैरान हो गए। तो लोगों ने, भारत में क्या हुआ आज, अगर आप भारत में कितनी इंडस्ट्रीज हैं पवन, उन्होंने अपनी फैक्ट्री बंद कर दी। कहते हैं हम यहाँ 100 रुपये की बनाते हैं, वहाँ 70 की आ जाती है। उसकी क्वालिटी भी अच्छी है, उसमें रेंज भी बड़ी अच्छी है। तो मुझे लगता है कि जो चाइना का मॉडल है, उसने एक बड़े संगठित ढंग से दुनिया की मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर को कैप्चर किया है। एक हम वहाँ पर बिल्कुल फ़र्क है। हम पीएलआईज वगैरह दे रहे हैं, हम इंसेंटिव दे रहे हैं, पर चाइना ने हैंड होल्ड किया है मैन्युफैक्चरिंग में। अगर आपको आगे लाना है, आपको हाथ पकड़ कर आगे उसी तरह चलाना पड़ेगा जिस प्रकार से एक, मान लीजिए दृष्टि बाधित व्यक्ति हो, उसको आप सोटी पकड़ के आगे चलाते हैं। मैन्युफैक्चरिंग में अदर देन इलेक्ट्रॉनिक्स। हाँ, ऑब्वियसली। तो आई थिंक दैट इज व्हाट यू शुड। सर, मार्केट भी बहुत खुश नहीं किया, निराश भी नहीं किया। ठीक है, मार्केट भी फ्लैट है। सोना, मुझे बड़ा आश्चर्य होता है जान के कि सोना लगभग उसी लेवल पे जहाँ पे फरवरी में लड़ाई के पहले था। सोने का मार्केट जहाँ इतनी अनिश्चितता चल रही हो, इतना संकट चल रहा है पूरी दुनिया में, वेस्ट एशिया डोमिनेट कर रहा है, वहाँ सोना बम करना चाहिए था, कायदे से नहीं है। क्यों ऐसा है? आपने जो अभी आखिर में बात कही कि जियोपॉलिटिकल टेंशन्स के होते हैं, भू राजनीतिक संकटों के होते हैं, तो सोने का तो मित्र है अशांति, सोने का मित्र है अनिश्चितता। ये तो उनके मित्र हैं। तो ये मित्र तो आजकल पूरी बहार पर हैं, तो सोना क्यों नहीं चल रहा? दोनों साथ। तो मुझे लगता है अगर ये दोनों मित्र ना होते पवन, तो आज सोना आपको गिर के 3,000 पे आ गया होता, नहीं भारतीय रुपए में करीब 1,10,000 1,20,000 आ गया होता। ये दोनों फैक्टर्स ने सोने की बाइंग जो सेंट्रल बैंक्स कर रहे हैं, और सोने की मार्केट में बड़े ही इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट। सेंट्रल बैंक तो अभी भी कर रहा है, मैं उसी पे आ रहा हूँ। उन्होंने दुनिया भर के, मेरे पास एक बहुत लंबी लिस्ट है देशों की जिन्होंने कितना कितना अपने डॉलर एसेट्स को रिप्लेस किया है सोने से। लोगों का डॉलर पे से विश्वास उठ गया है। लोगों का, मेरा मतलब ये सेंट्रल बैंक से, किसी ने $100 बिलियन, किसी ने $300 बिलियन, किसी ने $400 बिलियन बेच के पहली बार अमेरिका में फेड ने, जो अमेरिका का सेंट्रल बैंक है, फेडरल रिजर्व जिसको कहते हैं, उसने पहली बार, आप कमेंट्री पढ़िए, अभी जो हाल में फेड की मीटिंग हुई थी, पहली बार फेड में आधिकारिक रूप से ये घोषणा की गई है और ये बताया गया है कि देशों ने
हमारे डॉलर एसेट्स को रिप्लेस करके सोना ले लिया है और डॉलर पे से तो सेंट्रल बैंक्स की बाइंग लगातार जारी है। परंतु, और ये परंतु बहुत जरूरी है, इसमें आपकी बात का, आपके सवाल का जवाब छुपा है कि सीधा सीधा सोने को दबाने की कोशिश अमेरिका में करी जा रही है। और सोने की बदकिस्मती कहिए या खुशकिस्मती कहिए, कॉमेक्स जो है अमेरिका में, कमोडिटी मार्केट जो है, समझ गए, वहां प्राइस डिस्कवरी और प्राइस डिटर्मिनेशन वहीं से होती है। हम कितना ही कह लें अक्षय तृतीया आ गया, हम कितना ही कह लें धनतेरस आ गया, हम कितना ही कह लें ये शादी का सीजन आ गया, ये 200-400 रुपए ऊपर नीचे होता है। हाँ, इंपोर्ट ड्यूटी आप बढ़ा देते हैं तो थोड़ा फर्क पड़ जाता है, पर अदरवाइज भारत के किसी आर्थिक पैमाने से सोने चांदी पे कोई फर्क नहीं पड़ता। ये एक अंतर्राष्ट्रीय धातु है। 99% हम सोना इंपोर्ट करते हैं। अमेरिका में पहले लंदन में तय होती थी कीमत इसकी, आजकल नया बेस कॉमेक्स बन गया है। तो कॉमेक्स में इसको पवन दबाने की कोशिश की जा रही है दो तरीके से। एक तो सोने के लगातार बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स, हम लोग कमोडिटी मार्केट के जो डेरिवेटिव्स है उसको बहुत क्लोजली ट्रैक करते हैं। अभी भी मैं आपको अगर शॉर्ट पोजीशन बताऊं, वो लोगों के इतने काम की नहीं है। मेन बात यह है कि सोना इस टाइम कहाँ खड़ा है और आगे क्या होगा, लोगों के लिए ज़्यादा काम की बात यही है। तो इस समय $4050 के आसपास खड़ा हुआ है। भारतीय रुपए में बात करें 1,42,000 रुपए के आसपास प्रति 10 ग्राम खड़ा हुआ है। तो इसको दबाने की कोशिश की जा रही है। ये उठने के लिए बेकरार है, परंतु इसको दबाया जा रहा है। एक तो इसके बिकवाली के कॉन्ट्रैक्ट्स करके, दूसरा डॉलर को जबरदस्ती ऊपर रखने की कोशिश की जा रही है, डॉलर का दबदबा बनाने की कोशिश की जा रही है, क्योंकि प्रेसिडेंट ट्रंप ये जानते हैं कि मेरी ताकत डॉलर में है। अगर डॉलर मेरे हाथ से निकल गया, यानी कि डॉलर एक माननीय करेंसी नहीं रह गया, दुनिया की करेंसी नहीं रह गया, तो फिर हमारे देश को कोई पूछने वाला नहीं है। तो सोना अभी यहाँ से कहाँ जाता हुआ दिख रहा है आपको? देखिए, मैं शॉर्ट टर्म इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करेंगे, इसी फाइनेंशियल ईयर की बात करें, मुझे यहाँ से $5,000 की तरफ लग रहा है कि जाएगा धीरे धीरे चल के। $5,000 का मतलब भारतीय रुपए में कन्वर्ट करूँ तो 1,60,000 के आसपास, 1,55-60,000 के आसपास जाएगा। जितनी भी अंतर्राष्ट्रीय इंस्टीट्यूशंस हैं पवन, HSBC, UBS, मॉर्गन स्टैनली, JP मॉर्गन, इन और वर्ल्ड गोल्ड काउंसिल, और छोड़िए जो सोने का डेटा लगातार एनालाइज करती है, इसकी कुछ माइनिंग कंपनीज मेंबर्स भी हैं, इन सब का एक ही बात पे आके कंसेंसस आता है कि सोना लॉन्ग टर्म में ऊपर जाएगा ही जाएगा। ये लॉन्ग टर्म अब आप पूछेंगे कब है, मैं जो पीरियड देता हूँ 2 से 5 साल। तो जो भी व्यक्ति सोने में निवेश करना चाहता है, वैसे तो अपने फाइनेंशियल एडवाइजर्स, इन्वेस्टमेंट एडवाइजर से पूछ के करना चाहिए, ये कोई निवेश की सलाह नहीं दे रही, हम बैठ के एनालिसिस कर रहे हैं। पर अगर आप स्टैगर्ड फॉर्म में इसको 2 से 5 साल के लिए रखते हैं, जहां पे अभी है इससे भी खराब होगा क्या? हो सकता है नीचे जा सकता है, क्योंकि अगर क्रूड ऑयल, क्या खराब होगा? 6 महीने से स्टेबल है। नहीं, मैंने ये कहा होगा नहीं, हो सकता है। हाँ। मैं ये नहीं कह रहा कि होगा, हो सकता है। पॉसिबिलिटी इसलिए है क्योंकि बॉन्ड यील्ड जो अमेरिका में महंगाई है, अगर वो महंगाई बढ़ने का खतरा और बढ़ा, क्योंकि युद्ध का नहीं पता ना, युद्ध बढ़ेगा तो क्रूड ऑयल बढ़ेगा, क्रूड ऑयल बढ़ेगा तो बॉन्ड यील्ड, डॉलर इंडेक्स खराब होगी। तो अगर बॉन्ड यील्ड बढ़ती है, महंगाई बढ़ती है अमेरिका में, तो सोना यहां से थोड़ा नीचे भी जा सकता है। पर नीचे जाने के चांस कम है, ऊपर जाने के चांस, हम इसको मार्केट की भाषा में कहते हैं डाउनसाइड रिस्क, मेरे हिसाब से 10 से 15% का है, पर अपसाइड पॉसिबिलिटी यहां से अनलिमिटेड है। तो ये एक अच्छी बात है। इस कैलेंडर ईयर में, इस फाइनेंशियल, मतलब एक तो दिसंबर तक का बताइए, उसके बाद मार्च तक का देखिए, दिसंबर तक युद्ध वैसे कब तक जाता है इस पर निर्भर करेगा, पर मुझे लगता है दिसंबर तक ये $4700-4800, यानी कि आपको 1.5 लाख के आसपास गेन है। हाँ, तो भी अच्छा है, इट इज ए डिसेंट। हालांकि जो लोग इसमें फंसे हुए हैं ना पवन, जिन्होंने 1,70,000 पे 70-80 पे लिया था, उनके लिए तो कुछ भी नहीं है, वो तो बेचारे फंसे हुए, जो किसी बड़ा जरूरी पैसा फंसा रखा है। तो मुझे लगता है सोने के साथ सो जाना चाहिए, सोने के साथ सो जाइए, सोने को ट्रेड मत करिए। असल में लोग ट्रेडिंग करने लगे हैं सोने की, इसलिए सोने की चर्चा भी ज़्यादा हो गई है और सोने की वॉलेटिलिटी भी ज़्यादा दिखाई दे। एक और 2-4 कमोडिटी की बात करते हैं शॉर्ट में, कोहली साहब, जैसे हम लोग बात करते हैं कॉपर की, चलिए फर्टिलाइजर भी जोड़ लेते हैं उसमें से, टंगस्टन की बात करते हैं जो हाई है, एल्यूमिनियम है, स्टील फिर भी बहुत स्टेबल है। ज़रा इसको एनालाइज करिएगा, आपकी बाकी जो कमोडिटी हैं सेलेक्टिवली और जनरली कहाँ जाता हुआ दिख रहा है? देखिए, कॉपर पे मैं बहुत बुलिश हूँ, पर कॉपर में दिक्कत यह है, जो लोग निवेश करना चाहते हैं, भारत में कॉपर में निवेश करने का साधन नहीं है। आप कॉपर को अगर हार्ड फॉर्म में लेते हैं तो 1200-1300 रुपए किलो है इस टाइम, तो आप लेके रखेंगे कहाँ? पहले तो इतना हार्ड फॉर्म में, दूसरा सबसे बड़ी दिक्कत, लेके रख भी लेंगे कमरा किराए पे लेके, तो आप जब बेचने जाएंगे तो वो जंक में बिकेगा,
उसको वापस लिया नहीं, खरीदा नहीं जाता है, और उसके ETF है नहीं यहाँ पर। तो भारत में कॉपर में निवेश करने का एक ही तरीका है कि आप उन कंपनीज में स्टॉक मार्केट में निवेश करें जो कॉपर में डील करती हैं। मैं कंपनियों का नाम नहीं लेता हूँ, आप गूगल करेंगे आपको कंपनियों के नाम आसानी से दिख जाएंगे। बाकी आपने टंगस्टन की बात करी, टंगस्टन हाई पर है इस समय। टंगस्टन की जो इंडस्ट्रियल डिमांड है वो बहुत स्ट्रांग है, और मुझे लग रहा है टंगस्टन का भी फ्यूचर ब्राइट है। दूसरा, आपने एल्यूमिनियम की बात करी। एल्यूमिनियम में तो मेटल्स लॉन्ग टर्म में मुझे बहुत अच्छी मूवमेंट दिखाई दे रहे हैं, क्योंकि अगर ये डिस्टर्बेंस पैदा होती है तो इंडस्ट्रियल मेटल्स पे तो फर्क पड़ेगा। और अच्छी बात यह है कि गोल्ड सिल्वर की अगर बात करें तो सिल्वर का दोहरा रूप है। सिल्वर 55% इंडस्ट्री में जाता है, बाकी जो है निवेश में चला जाता है। तो गोल्ड सिल्वर बाकी के मुकाबले मुझे ज्यादा स्ट्रांग नजर आता है। टंगस्टन ले लीजिए, कॉपर ले लीजिए, क्योंकि कॉपर में भारत में निवेश की दिक्कत है। तो मैं बल्कि यह सलाह देना चाहूंगा कि कॉपर में ETF शुरू करना चाहिए। मुझे नहीं पता क्या डिले है। तो इस बार बजट की प्री बजट मीटिंग में ये राय दे दीजिएगा आप। बिल्कुल दूंगा मैं, बहुत लोगों ने ऑलरेडी दी भी है कि आपको कॉपर के ETF शुरू करने चाहिए, क्योंकि कॉपर को बेचने खरीदने का साधन नहीं है अगर लोग उसमें निवेश करना चाहते हैं। रिसेशन आएगा कोहली साहब? दुनिया में रिसेशन आया हुआ है, विकसित जो दुनिया का हिस्सा है। और आपको बड़ी इंटरेस्टिंग बात बताता हूँ कि आपको पता है कि जब कोई देश 2 क्वार्टर लगातार नेगेटिव GDP दिखाता है उसको रिसेशन में मान लिया जाता है। तो आपको पता ही होगा, एक खतरनाक ट्रेंड दुनिया में शुरू हो गया है। जर्मनी, फ्रांस, UK, इटली, आप मानेंगे नहीं, इन्होंने अब जो इनकी GDP आप देखें 0.5%, 0.2%, 0.3%, 0.7%। मुझे लगता है कि ये आपने शुरू में बात की थी कि भारत के जो आंकड़े हैं, जब हम ऑफ द कैमरा बात करें कि भारत के जो आंकड़े हैं क्या वो फज्ड हैं, क्या वो आंकड़े ठीक हैं, गलत हैं। तो आंकड़े ठीक हैं, पर क्या कोई सिस्टम ऐसा है कि किसी दूसरे देश के आंकड़ों का ऑडिट किया जा सके? आज तक कोई नहीं है। कोई देश आपको इजाजत नहीं देगा कि आप हमारी स्टैटिस्टिकल ऑर्गेनाइजेशन में घुस के हमारे आंकड़ों का ऑडिट करिए कि हम ठीक दे रहे हैं कि नहीं दे रहे हैं। ये कोई सिस्टम नहीं है। हाँ, लेकिन पता चल जाता है ना, अर्जेंटीना ने जब गड़बड़ किया तो इकोनॉमिस्ट ने छापना छोड़ दिया तो ना। आपने बड़ी अच्छी बात करी, यही इसी पे मैं आ रहा था जी। आप बताइए, आप सिर में दर्द है, शरीर बिल्कुल गर्म हो रहा है, बदन टूट रहा है, भूख लग नहीं रही, खड़ा हुआ नहीं जा रहा, थर्मोमीटर में लगाने नहीं दूंगा। अच्छा, ओके। तो बुखार है, पर सिम्टम्स बता रहे हैं। आप अर्थशास्त्र तो छुप नहीं सकता है। मैं अगर UK की बात करूं तो देखिए, निवेश वहां आ नहीं रहा, नौकरियां है नहीं, सड़क पे लूटपाट मची हुई है। ये देश ऑलरेडी रिसेशन में है। जो खतरनाक ट्रेंड शुरू हुआ है कि अपने आप को जबरदस्ती रिसेशन में स्टैंप ना लगने देना, स्टिग्मा कहते हैं, ये स्टिग्मा अपने ऊपर ना आने देना, और अपने आप को दिखाना कि भाई हम ग्रो तो कर रहे हैं पर कम ग्रो कर रहे हैं। मेरे हिसाब से विकसित जो अपने आप को दुनिया का हिस्सा कहता है वो ऑलरेडी रिसेशन में है। और अगर ये युद्ध लंबा चलता रहा तो बाकी की दुनिया पर भी ये वायरस फैल जाएगी। लास्ट के एक राउंड में चलते हैं कोहली साहब, मैं आपसे हाँ या ना में जवाब दीजिएगा जी। जो तेल अभी जहाँ पे है, यहाँ से $100 को पार करेगा, हाँ या ना? जा सकता है। रुपया टूटेगा? टूट सकता है। और हम इस साल, इस फाइनेंशियल ईयर में GDP में 6% से भी नीचे गोता लगा सकते हैं अगर लड़ाई लंबी चली तो। हाँ, लड़ाई तो लंबी चलती हुई दिख नहीं रही है। दिख नहीं रही है। दिख तो 4 महीने से नहीं रही है। हाँ, पर वो तो कहीं जाती हुई भी नहीं दिख रही। आपके सारे सवालों का एक लाइन में अगर 2 वर्ड में जवाब दूं, डोनाल्ड ट्रंप। सारे सवालों का एक ही जवाब है, डोनाल्ड ट्रंप। ये निवेश का अच्छा समय है मार्केट में? बहुत अच्छा समय है, पर SIP फॉर्म में एक मुश्त पैसा नहीं लगाना। इंडिया में रिसेशन नहीं देखते आप? जल्दी नहीं आएगा। अच्छा, 12 महीने में, अगले 12 महीने छोड़ दीजिए, हम लोग फरवरी तक की बात करते हैं, फरवरी मार्च तक की बात करते हैं। कच्चा तेल यहाँ से कहाँ देखते हैं आप? सब कुछ युद्ध आधारित है। तो काश युद्ध की भविष्यवाणी मैं कर सकता तो मैं जरूर बताता आपको कहाँ जाएगा। तो अगर युद्ध लंबा चलता है तो कच्चा तेल 80 और $100 के बीच में बना रहेगा। रुपया फिर धीरे धीरे आपको, अगर RBI इंटरवीन नहीं करता तो धीरे धीरे 100 की तरफ बढ़ सकता है। लॉन्ग टर्म में, शॉर्ट टर्म में बढ़ सकता है, शॉर्ट टू मिड टर्म में। सेंसेक्स बहुत कठिन है डगर पनगट की। मैं सेंसेक्स नहीं, हम लोग निफ्टी ज्यादा एनालाइज करते हैं। निफ्टी में 50 होते हैं, सेंसेक्स में 30 होते हैं। मुझे निफ्टी ऑल टाइम हाई छुएगा, पर वहां से 1 स्टेप फॉरवर्ड 2 स्टेप बैकवर्ड, 2 स्टेप फॉरवर्ड 1 स्टेप बैकवर्ड, ये वॉलेटिलिटी बनी रहेगी। इन्फ्लेशन फ्रॉम हियर? इन्फ्लेशन अभी मुझे एलिवेटेड दिखाई दे रहा है, और हो सकता है आपको 5% या उससे ऊपर भी देखने को मिले। सब कुछ कच्चा तेल, और कच्चे तेल के नीचे डोनाल्ड ट्रंप। कोई एक व्यक्ति जो जिसका इन्वेस्टमेंट में कोई दिलचस्पी है, 2-3
आप एडवाइस कर सकते हैं कि आगे अगर अनिश्चितता है तो ये 3 ऐसे काम करिए जिससे आपकी बेहतरी हो, आप सिक्योरिटी होगी, फैमिली बेहतर रेज कर सकते हैं? 3 आर्थिक सलाह। देखिए, पहली आर्थिक सलाह रहेगी कि आपको नेवर पुट ऑल एग्स इन द सेम बास्केट। जब ऐसा माहौल होता है अनिश्चितता का, तो एक ही जगह सारे पैसे को नहीं रखना चाहिए। ना सारा एफडी में, ना सारा स्टॉक मार्केट में, ना सारा गोल्ड सिल्वर में, ना सारा रियल एस्टेट में। ये गलती लोग करते हैं, एक एसेट के दीवाने हो जाते हैं। तो पहली सलाह ये है कि आपको अपने फंड्स को स्प्रेड करके रखना है, पहली सलाह। दूसरी सलाह, एक साथ पैसा निवेश मत करिए, थोड़ा थोड़ा करके करिए। और तीसरा, लॉन्ग टर्म के लिए बने रहिए, पैनिक मत करिए। मार्केट ऊपर नीचे जाती है, उससे अपनी दिल की धड़कन को कनेक्ट मत करिए। आप एक डिसिप्लिन निवेशक बन के लंबे वक्त के लिए करिए। आई थिंक दीज आर द 3 गोल्डन एडवाइस फॉर पीपल। हम लोग अपने 2008 की मंदी देखी, आपने एक और मंदी देखी जिसको बोलते हैं 1999 से 2002 की मंदी। वो 3 साल चला, दुनिया में रोज़गार गए, लोगों की नौकरियां गई, जो उसको बबल .com बबल वाली बात मैं कह रहा हूँ। एशियन क्राइसिस देखा आपने 1997 का। उससे अगर तुलना करते हैं इस स्पेल का, कहाँ पाते हैं? ये उससे बड़ी है, क्योंकि मैंने जो आपको बात करी विश्व युद्ध की, जियोपॉलिटिकल टेंशन्स अगर यहाँ से बिगड़ती हैं तो अर्थव्यवस्था दुनिया की चरमराएगी ही चरमराएगी, इसमें कोई दो राय नहीं है। तो युद्ध की परिस्थितियाँ गंभीर होती हैं और देश इसमें जुड़ते जाते हैं। तो मुझे लग रहा है कि, और ये वो है, वो जो दोहा है ना, जुड़े तो गांठ पड़ जाए, टूटे से फिर ना जुड़े। ये गांठ अब पवन पड़ चुकी है, और आई थिंक द वर्ल्ड विल नेवर बी नॉर्मल अगेन। कभी भी दुनिया पहले जैसी चारों तरफ शांति, और कम से कम शांति नहीं तो कम से कम देश लड़ नहीं रहे थे आपस में, 2022 से पहले की बात कर रहा हूँ, वो परिस्थिति मुझे अब कभी भी वापस आती नहीं दिख रही है। क्षमा चाहूँगा अगर मैं निराशावादी साउंड कर रहा हूँ, क्षमा चाहूँगा अगर मैं डूम्सडेयर बोलते हैं उसको, अगर मैं वो साउंड कर रहा हूँ, पर जो दिख रहा है सामने, और साथ में मैंने अपने आप को गलत करने की बात तो कही थी। बहुत बहुत शुक्रिया कोई साहब आपका बात करने के लिए हमसे। थैंक यू सो मच। Every book has a journey, and every author has an untold story. Behind every powerful book lies curiosity, courage, and countless conversations. Discover them all on Books and Banter, a Dialogus Digital original series.